हाँ, ब्रिटिश एंड साउदर्न इंडिया, कर्नाटिक वॉर और एंग्लो मैसूर मैसूर वॉर, इसके बारे में बात। सबसे पहले हैदराबाद की बात पढ़ते हैं कि हैदराबाद बना कैसे। एक ऑटोनमस किंगडम के तौर पे हैदराबाद 1724 के टाइम पे, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, निज़ाम मुल्क मुल्क अशरफ ने इसको बनाया एक तरीके से। ये क्या था कि जो निज़ाम थे वो लीडर थे तुरानी फैक्शन के। तुरानी मतलब अम, जो अपना औरंगजेब की उस समय कोर्ट थी, उसमें तुरानी, ईरानी और जो हिंदू वाले फैक्शंस के जो मुस्लिम थे वो अलग होते थे, तो वो तुरानी फैक्शंस के लीडर थे। तो इन्होंने क्या करा कि इन्होंने जो सैयद ब्रदर्स थे उनको मरवा दिया, और फिर मोहम्मद शाह को इनने राजा बनवा दिया। और मोहम्मद शाह ने इनको वजीर बना लिया खुद का, और इनको दे दिया हैदराबाद। और हैदराबाद पे जब ये गए तो इन्होंने धीरे धीरे हैदराबाद पे ऑटोनॉमी स्टेब्लिश करना चालू कर दी, और धीरे धीरे हैदराबाद पे ये परमानेंटली एक तरीके से सेटल हो गए। इन्होंने क्या किया, उधर जब हैदराबाद में गए इन्होंने, तो वहाँ के जो जमींदार थे, रिफ्रैक्टरी जमींदार, उन लोगों को सबड्यूट कर दिया, सबको हटा मटा दिया। हैदराबाद में उस समय मुवारिस खान थे, तो उनको भी मार मुर के सब खत्म। ठीक है। फिर हैदराबादी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इनकॉर्पोरेटेड द इंडिजिनियस पावर स्ट्रक्चर्स इन अ पेट्रन क्लाइंट रिलेशनशिप्स। मतलब यही, मतलब जो पावर थी वो उनको ये उस समय थोड़ा बहुत बता देते थे मुस्लिम सालों को, जो मेन वो था, जो इनका गढ़ टाइप का था जहाँ पर इन्हें रिपोर्ट करनी चाहिए थी वहां पर एक तरीके से खुद की ऑटोनॉमी आ गई थी यहाँ पर। तो एक तरीके से हैदराबाद धीरे धीरे करके अलग हो गया था। तो द ओल्ड मुगल सिस्टम वाज नॉट टोटली रिप्लेस, रेदर इट वाज मॉडिफाइड। तो अब जो इन लोगों ने जब खुद की ऑटोनॉमी डाली, तो जो मुगलों का जो पुराना वाला सिस्टम था उसे पूरी तरीके से हटाया नहीं, तब कि उसको रिप्लेस करा। रिप्लेस कैसे करा गया कि जो लैंड रेवेन्यू था, वो लैंड रेवेन्यू था, पहले क्या होता था कि बस कुछ भी कुछ, मतलब बहुत सारे जो लोग थे, मतलब बहुत सारे जमींदार थे, मनसबदार थे, जिन लोगों को रेवेन्यू कलेक्ट करने देता था। बट इसमें क्या हो रहा था कि इसमें कुछ ही जागीर बची, और कुछ स्ट्रॉन्ग बस मनसबदार थे जो कलेक्ट करते थे। मतलब उनको थोड़ी, जो उनकी वैल्यू थी वो थोड़ी कम कर दी, और जो उनकी संख्या भी थोड़ी कम कर दी। और जो जागीर थी उसको इन्होंने बना दिया हेरिडेटरी, और मनसबदारी रिटेंड फ्यू ऑफ ओरिजिनल फीचर्स। अब जो जागीर थी वो हेरिडेटरी हो चुकी थी अभी तक, आते आके मुगलों के टाइम, औरंगजेब के टाइम पे हेरिडेटरी नहीं थी। और क्या था कि जो जो नोबिलिटी थी उसमें भी एक थोड़ा बहुत इनने चेंजेस लेके आए, मिलिट्री में थोड़ा बहुत चेंजेस लेके आए। और उसके बाद आते हैं अपन कर्नाटिक वॉर्स एंड एंग्लो फ्रेंच राइवलरी। अब कर्नाटिक वॉर जैसा पता है कि एंग्लो और फ्रेंच के बीच में हुई। अब इसमें सबसे पहले क्या हो रहा था, सक्सेशन क्यों हुई सबसे पहले, द डिक्लाइन ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी। अब जब क्या हुआ, औरंगजेब की जब मौत हो गई तो सेंट्रल अथॉरिटी खत्म हो गई थी। तो और उसके साथ साथ क्या हो रहा था कि जो मराठा के चीफ थे वो रेगुलरली जाके हैदराबाद में इन्वेट कर रहे थे। हैदराबाद में जाके ये इन्वेट कर रहे, मतलब अभी अपना निजाम उल मुल्क मर चुके हैं, तो अब एक छोटे मोटे जो भी जो लोग हैं वो लोग आएंगे, और उधर सक्सेशन डिस्प्यूट चालू हो गया। निजाम उल मुल्क मर चुके हैं, अब सक्सेशन डिस्प्यूट चालू हो गया था। अब जब निजाम उल मुल्क मर गया, तो उसके बाद जो मराठा के लोग, जो मराठास थे, वो लोग आ रहे बार बार इन्वेट कर रहे इधर से, मतलब ऐसी लूट पाट करके जा रहे हैं, और उनसे चौथ कलेक्ट कर रहे हैं। और उसके बाद क्या था कि सक्सेशन डिस्प्यूट चालू हो गया था कर्नाटका में। और कर्नाटका में एक और क्या हो रहा था कि after 1740, bitter succession disputes erupted in Karnataka, and after 1740, Hyderabad gave an opportunity to European trading companies to directly interfere in Indian politics. और उसका तो क्या, हैदराबाद में जब सक्सेशन डिस्प्यूट चालू हुआ, तो उन्होंने जो फ्रेंच की अपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, फ्रेंच की ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको थोड़ा बहुत उनकी पॉलिटिकल मैटर्स में इंटरफेयर करने की इजाजत दे दी। अब सबसे पहले फर्स्ट कर्नाटिक वॉर हो गई चालू। अब फर्स्ट कर्नाटिक वॉर हुई थी अपनी फ्रेंच और अंग्रेजों के बीच में। इसमें क्या हुआ था कि ऑस्ट्रेलियन में सक्सेशन वॉर का डिस्प्यूट चला था, उससे रिलेटेड इधर इनकी एक तरीके से लड़ाई हुई। और क्या था कि जो फ्रेंच ने क्या करा, इंग्लिश की पोजीशन इन मद्रास में अटैक कर दिया। ब्रिटिश ने वहां पर सरेंडर कर दिया, और अपील करी ब्रिटिश ने नवाब ऑफ कर्नाटका से कि भाई अब कर्नाटक कैसे बना। कर्नाटक भी जैसे ही अपना मुगल से अलग होके अपना हैदराबाद बना, हैदराबाद से अलग होकर कर्नाटक भी एक तरीके से ऑटोनोमस बन चुका था उस समय तक। तो उसने नव कर्नाटक के नवाब से अपने ब्रिटिशर्स ने वो बोला कि हेल्प करो हमारी, तो उसने अपनी थोड़ी बहुत फोर्स भेजी, तब भी एकदम बुरी तरीके से वो लोग हार गए फ्रेंच लोगों से। अब 1748 में क्या हुआ था, ट्रीटी ऑफ एक्स ला चापली, द फर्स्ट राउंड ऑफ एंग्लो फ्रेंच रिवलरी कम टू एन एंड इन इंडिया एज वेल। अब इसी के बाद जैसे अब ये लोग हार गए, तो अब क्या था कि साथ में क्या हो रहा था कि नॉर्दर्न अमेरिका में भी इनकी ब्रिटिश और फ्रेंच लोगों की फाइट चल रही थी। तो यहाँ पर तो ब्रिटिश को ने हरा दिया, पर वहां पर नॉर्थ अमेरिका ने ब्रिटिश ने फ्रांस को हरा दिया। तो अब ट्रीटी क्या हो गई कि भाई आप हमें हमारी जो फ्रेंच में जहाँ जहाँ आपने हमें नॉर्थ अमेरिका में हराया, वो जगह आप हमें वहां से दे दो। हमने आपको इंडिया में हराया, तो हम आपको ये वाली जगह यहाँ से दे देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर ने पहली वाली जो वॉर थी उस तरीके से खत्म हो गई।
आगे बढ़ते हैं। अब जैसा मैंने कर्नाटक में बताया कि कर्नाटक हैदराबाद से अलग होकर एक ऑटोनोमस एम्पायर टाइप का बन चुका था। अब क्या हुआ कि इसमें जो चंद साहिब थे, चांद साहिब, उन्होंने ब्रिटिश के साथ मतलब कॉन्स्पायर अगेंस्ट नवाब अमरुद्दीन, और उन्होंने ड्यूप्लेक्स के साथ और मुजफ्फर जंग जो हैदराबाद के थे उन लोगों के साथ चुपके से मिलके नवाब अनवरुद्दीन को मरवा दिया, जो उस समय के बेसिकली किंग थे वहाँ के। तो उनका जो लड़का था मोहम्मद अली वो भाग गया। और हैदराबाद में क्या हुआ, हैदराबाद में भी सक्सेशन डिस्प्यूट था नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच में, अपने उसके निजाम के बाद। ठीक है, तो इधर क्या हुआ कि फ्रांस ने सपोर्ट करा और मुजफ्फर जंग को इन लोगों ने किंग किंग बना दिया। तो अब यहाँ से कौन भागा, यहाँ से भागा है नासिर जंग और यहाँ से भागा है मोहम्मद अली। अब मोहम्मद अली और नासिर जंग जाके मिल गए ब्रिटिश के पास जाके। अब इन लोगों ने ब्रिटिश से मतलब कि ब्रिटिश ने सहायता मांगी। अब सब्सिडी ग्रांटेड टू फ्रांस इन द फॉर्म ऑफ नॉर्दर्न सरकार। और अब इससे क्या फायदा हुआ कि मैंने जब इसने अपना इनको किंग बना दिया, जब इन्होंने मोहम्मद अली और अपने मतलब सॉरी मोहम्मद अली बोल रहा हूँ, अपने चंद साहिब और मुजफ्फर जंग को बना दिया, तो उन लोगों ने इनको नॉर्दर्न सरकार सरकार ऐसा जाकिर दे दी, मसूलीपट्टनम दे दिया और कुछ विलेजेस दे दिए पुंडीचेरी के अराउंड अराउंड। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड कर्नाटक और चालू हो गया। सेकंड कर्नाटक के बारे में जो भगोड़े लोग थे चंद साहिब और मोहम्मद अली, उन लोगों ने ब्रिटिश के साथ मिलकर फ्रेंच पे अटैक कर दिया और फ्रेंच लोगों से वो लोग जीत गए। और इसके बाद ट्रीटी हुई इनकी बीच में एक और 74 विद ट्रीटी बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रांस। द फ्रेंच एग्री टू इंग्लिश डिमांड फॉर रिकॉल ऑफ डुप्लेक्स। अब फ्रांस लोगों ने मान, ब्रिटिश ने बोला कि भाई तुम्हारा ये डुप्लेक्स है बहुत दिक्कत कर रहा है तो उसको तुम वापस लो। तो फ्रेंच को ये बात माननी पड़ी। इसके बदले में ब्रिटिश ने उन लोगों को नॉर्दर्न सरकार वापस दे दी, जो उनने उसको मार के अभी मतलब जीते थे। अभी अभी नॉर्दर्न सरकार जो जीते थे अपना अलाउड टू रिटेन कंट्रोल ओवर कर्नाटक और कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस ओवर हैदराबाद कोर्ट। क्या हुआ था साथ में कि जब इन्हें हैदराबाद दिलाया इन्हें अपने इसको मुजफ्फर खान को, तो इनने साथ में अपना का अपना एक भरोसेमंद व्यक्ति भी हैदराबाद की कोर्ट में डलवा दिया, जिससे इन लोगों का हैदराबाद की कोर्ट में भी थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस बना रहे। तो इन लोगों ने बोला कि भाई अब इसको भी हटाओ डुप्लेक्स। तो अब इनने सब बोले कि हाँ आप हैदराबाद में कंट्रोल रख सकते हो, आपको आपकी नॉर्दर्न जो सरकार है वो भी मिल जाएंगी और कर्नाटक भी मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, पर आप डुप्लेक्स को वापस कर लो। तो हाँ ठीक है, तो फ्रेंच लोगों ने बात मान ली और उन लोगों ने डुप्लेक्स को वापस कर लिया। अब क्या हुआ इसके बाद थर्ड कर्नाटक वॉर चालू हो गई 1758 1763 में। डेट इसीलिए बोला कोई डेट जरूरी नहीं है। अब फ्रेंच ने क्या, फ्रेंच ने इस बार अपनी एकदम बुरी तरीके से हार गए इस बार। इस बार इन लोगों ने क्या हुआ इस बार कि सबसे पहले ये वाली बैटल वेंडी बुश में हुई, जहाँ पर फ्रेंच लोग को बहुत बुरी तरीके से उन्होंने यहाँ पर हरा दिया। दिस वाज फॉलोड बाय कैप्चर ऑफ माहेपोर्ट अलोंग मालाबार कोस्ट। अब इसमें क्या हुआ था कि पहले फ्रेंचों के पास मालाबार कोस्ट था, माहेपोर्ट था मालाबार कोस्ट, अब वो भी कब्जे में कर लिया ब्रिटिश लोगों ने। ठीक है, जो मशहूर मैसूर के पार्ट में आता है। ठीक है, और ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई। ट्रीटी ऑफ पेरिस के बाद फ्रेंच गॉट बैक ऑल द टेरिटरीज इन इंडिया प्रायर टू 1749 विद द प्रोविजन दैट इट कुड नॉट फोर्टिफाई चंदर नगौर। अब उनको फिर से सारी टेरिटरी दे दी, बट इस बार उनको जो चंदर, उनसे बोला कि भाई जो चंदर नगौर है वो आप अभी अ, एक तरीके से उसे आप फोर्टिफाई नहीं कर सकते, मतलब उसकी आप सुरक्षा, मतलब फोर्टिफाई करना मतलब केले मिले बना के जो भी करना है वो सब आप नहीं कर सकते। आपको हम हमारी टेरिटरी दे रहे हैं पर सारी पावर जो कंट्रोल होगा वो हमारे पास होगा। और साथ में क्या हुआ था, जो सेकेंड अभी अभी भी क्या है ना कि फ्रेंच लोग अभी ढंग से गए, अभी मतलब एकदम कमजोर सी पावर पड़ चुकी है उनकी। ठीक है, अब अपन आगे आते हैं। फ्रेंच बाउंड अप देयर ऑपरेशन इन 1769 एंड thus the main European rivals were eliminated। अब इससे कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए एंग्लो कर्नाटिक वॉर के। ठीक है, तो जो इनके कॉन्सिक्वेंसेस हुए वो ये हुए कि फ्रेंच ने अपनी जो आर्मी थी वो अब धीरे धीरे अब वो धीरे अपना जो भी कारोबार था वो धीरे धीरे इन लोगों ने अपना हम्म, उठाया और ये चलते बने। अब एक छोटी सी जगह में सीमित हो गया पौंडीचेरी में। अब इसके साथ क्या क्या हुआ कि हैदराबाद अब कम्प्लीटली डिपेंडेंट ब्रिटिश, अब डिपेंडेंट ही हो गया हैदराबाद ब्रिटिश के ऊपर, क्योंकि अब क्योंकि जो निज़ाम थे उन्होंने नॉर्दर्न सरकार दे दी ब्रिटिश को और मिलिट्री सपोर्ट लेने लगे ये किससे, अपने ब्रिटिश से, मराठा और मैसूर के जो लोग थे उन लोगों से बचने के लिए। ठीक है, मैसूर में टीपू सुल्तान, मिर्जू सुल्तान जो बार बार इनके आके रेड करके जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे इनने ब्रिटिश का सपोर्ट लिया तो ब्रिटिश पे बहुत डिपेंडेंट हो गए। अब एंग्लो फ्रेंच रिपब्लिक व ब्रिंगिंग राउंड ट्रूप्स हुए। अब क्या हुआ कि जब इनकी लड़ाई हो रही थी तो ब्रिटिश लोगों ने अपने भी कुछ ट्रूप्स थे वो पहले बुलवाए थे। बेसिकली बात की जो फ्रेंच की ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो गवर्नमेंट ओन थी, बट जो अपनी ब्रिटिश की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक प्राइवेट कंपनी थी। तो इन लोगों को अभी अभी तक ये क्या था कि अभी तक जो भी ये लड़ रहे थे वो इंडियंस की और जो शायद इनके थोड़े बहुत जो लोग थे उन्हीं से मिलकर लड़ रहे थे। बट अब जब इनकी फ्रांस से लड़ाई हुई तो इनको क्राउन ट्रूप जो सरकारी ट्रूप थी, जो सरकारी फोर्स थी वो भी अब इंडिया आ चुकी है। तो अब इंडिया में इनकी जो पावर है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, किसकी, ब्रिटिश की। ठीक है, एडवांस पॉलिटिकल टेकिंग म्यूचुअल कॉन्फ्रेंस। अब इससे अब ब्रिटिश को अपनी एक स्ट्रेटजी भी मिल गई कि भाई ऐसा ही करते हैं, जब भी सक्सेशन डिस्प्यूट है तब अपन फूट डालेंगे, डिवाइड करेंगे, रूल करेंगे। तो एक तरीके से एडवांस देयर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंडियन रूलर्स। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रांस रिपीट। अब फ्रांस रिपीट के फैक्टर क्या थे। सबसे पहली दिक्कत क्या थी भाई, इनके पास फाइनेंशियल डिफिकल्टी थी भाई, पैसा इतनी दूर से लेके आना, क्योंकि जो फ्रांस की तो एक गवर्नमेंट ऑन कंपनी थी तो उनके पास पैसा
इतने ज्यादा नहीं थे, क्योंकि भाई वो प्रॉफिट कौन लगाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास क्या था कि भाई खुद का प्रॉफिट है, खुद के लिए है, खुद जो कमा रहे हैं वो लगा देंगे। और जो इन्हें प्लासी में जो उनको पैसे जीते थे, इन्हें कुछ मिलियन रुपए जो मांगे थे इन लोगों ने प्लासी में जीत के, प्लासी प्लंडर के बाद, तो उससे अपने फाइनेंस मैनेज कर रहे थे अच्छे खासे तरीके से। बट फ्रांस कभी कोई जीती नहीं थी, उनके पास कोई ऐसा पैसा नहीं था, उनको फ्रांस से ही पैसा मंगवाना पड़ेगा, तो इतनी दूर से पैसे लेके आना, इतनी दूर से फाइनेंस लेके आना बड़ी दिक्कत वाली काम थी। और जो लेली थे, जो उस समय डुप्लेक्स को हटा के जब जब लेली आए, तो इन लोगों ने जो मेन मेन जो भी लीडर्स थे फोर्स के, फ्रेंच ऑफिसर्स, वो सबको वापस भेज दिया कि भाई तुम जाओ। तो अब क्या हुआ कि सारे के सारे जो मेन थे वो सब चले गए, तो कोई बचा ही नहीं था। और सुपीरियर, और जो इंडिया जो ब्रिटेन की जो नेवी थी वो बहुत ज्यादा सुपीरियर है, वो अभी भी बहुत ज्यादा सुपीरियर है, तो उस समय ब्रिटेन की नेवी के चक्कर में भी ये काफी ज्यादा हारे। ठीक है। अब तो अपन सब चैप्टर समरी की बात करते हैं, कॉजेस ऑफ एंग्लो कर्नाटिक वॉर क्यों हुई। अब क्या हुआ कि भाई देखो, हैदराबाद का स्टेट था वो अपने नवाब के जाने के बाद थोड़ा कमजोर हो गया, और बार बार जो मराठा थे वो इन्वेड कर रहे थे और रेड करके जा रहे थे। तो उस तरीके से और सक्सेशन डिस्प्यूट चालू हो गया कर्नाटिक में, हैदराबाद में। कर्नाटिक में वो चंद्र साहिब ने अपना कोलैब कर लिया, किसके साथ कोलैब कर लिया अपने फ्रेंच के साथ। और वो क्या नाम है उसका, नवाजुद्दीन नहीं, जो भी नाम है उसका, उसके साथ कोलैब कर लिया। ये सक्सेशन डिस्प्यूट चालू हो गए थे, और एंग्लो फ्रांच राइवलरी एक तरीके से चली रही थी, जो ऑस्ट्रिया में जो सक्सेशन डिस्प्यूट उसके चक्कर में और बढ़ गई थी। और जब जब की बैटल हुई उसके बाद कर्नाटिक वॉर हुई, जो थर्ड कर्नाटिक वॉर हुई अपनी, उसमें बैटल ऑफ एंडीवॉश, जिसमें एकदम एक तरीके से उन्होंने सबका सफाई कर दिया। और ट्रीटी ऑफ पेरिस, जिसमें ट्रीटी ऑफ पेरिस में क्या हुआ था कि, ट्रीटी ऑफ पेरिस में क्या हुआ था, फ्रेंच गॉट ऑल द क्रेडिट, जो लास्ट ट्रीटी थी वो ट्रीटी ऑफ पेरिस थी। ठीक है। और एक ट्रीटी ऑफ एक्स एक्स लै पी भी थी कुछ करके, उस ट्रीटी एक्स ला चापिले, उसमें क्या हुआ था कि वो पहली वाली वॉर के बाद की ट्रीटी है। ठीक है। अब अपन आगे बात है कि इम्पैक्ट क्या हुआ कि भाई जो फ्रेंच के, मतलब जो फ्रेंच एक तरीके से एलिमिनेट हो चुके थे, अब ब्रिटेन बस एकमात्र सुपीरियर यूरोपियन पावर बची, निज़ाम कंप्लीटली डिपेंडेंट हो गया ब्रिटिश पे। और अब क्राउन ट्रूप्स भी आ चुके थे इंडिया में, और ब्रिटिश को एक अपना ऐसे आगे बढ़ने का एक आइडिया भी आ गया कि भाई हाँ हाँ ऐसा करेंगे, सक्सेशन डिस्प्यूट डालेंगे और आगे आगे अपन प्रोसीड करेंगे। अब अपन बात करते हैं मैसूर की। मैसूर उस समय का सबसे अलग स्टेट था, क्योंकि एक बात थी, क्योंकि जो अपने मराठा थे, जो अपने औरंगजेब वाले लोग थे, मुगल लोग थे, उन लोगों ने कभी भी एक तरीके से ढंग का स्ट्रेटेजी नहीं बनाई। जैसे ना वो एग्रीकल्चर पे इतना फोकस कर रहे थे, ना ही वो अपने मिलिट्री रिफॉर्म्स पे इतना फोकस कर रहे थे। बट मैसूर में लोग बाग वो चाहते थे कि वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाए एग्रीकल्चर की। अभी तक क्या था कि मराठा और वो लोग चाहते थे कि भाई बस अपन टैक्स लेते जाएं, टैक्स लेते जाएं, टैक्स लेते जाएं। बट नहीं, मतलब टैक्स लेते जाएं और मतलब लैंड इंक्रीज करें अपने एरिया में और उधर से टैक्स बढ़ाएं। बट मैसूर का क्या था कि भाई अपन अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाते, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो अपन ज्यादा टैक्स आराम से खुद से ले सकते हैं। तो एक बहुत तरीके से जो मैसूर था उस समय का एक मॉडर्न स्टेट था। अब बात करते हैं कि हुआ क्या। एक सबसे पहले ये विजयनगर एम्पायर का पार्ट था, और ये आता था वोडेयर डायनेस्टी के अंदर। वोडेयर डायनेस्टी के अंदर था, धीरे धीरे इसने अपनी खुद की ऑटोनॉमी बनाई और उसको एक तरीके से खुद से ऑटोनॉमस स्टेट हो गया, और वोडेयर डायनेस्टी से अलग हो गया। ठीक है। मिलिट्री रिफॉर्म जो सबसे पहले जो इसके मेन फाउंडर थे वो थे हैदर अली। ठीक है। हैदर अली ऑर्गेनाइज द आर्मी और यूरोपियन लाइंस विथ, सबसे पहले जो मिलिट्री रिफॉर्म, सबसे बात करते हैं कि कैसे कैसे अपना जो मैसूर था वो अलग था। मिलिट्री रिफॉर्म में अलग था, क्योंकि जो इसने मिलिट्री बनाई थी वो यूरोपियन लाइन से बनाई थी। ये फ्रेंच के जो लोग थे इससे इनकी अच्छी बातचीत थी, तो इन्हें फ्रेंच से थोड़ी बहुत जानकारी लेके, जैसे उनके यहाँ मिलिट्री बनती है उस हिसाब से इन्होंने मिलिट्री बनाई, जिसमें इन्होंने डाला रिसाला सिस्टम। रिसाला सिस्टम इंपॉर्टेंट है। रिसाला सिस्टम में क्या होता था, फिक्स नंबर ऑफ सोल्जर्स, वेपन्स और कमांडर अपॉइंट करे जाते थे। एक एक कमांडर को करे जाते थे अपॉइंट, कि भाई आपको इनको मैनेज करना है, इनकी देखभाल करनी है। और ये खुद हैदर अली के द्वारा जो कमांडर थे वो अपॉइंट करे जाते थे। और इन्होंने एक मॉडर्न आर्सेनल फैक्ट्री बनाई। अभी तक क्या लोग बाग क्या तलवार और भालों से लड़ रहे थे, पर इन्होंने एक मॉडर्न आर्सेनल फैक्ट्री भी स्टैब्लिश करा दी डिंडीगल में। ठीक है। तो एक बहुत तरीके से मॉडर्न स्टेट था, जैसे कि मैं आपसे कह रहा हूँ। अब उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये रेवेन्यू भी जो लोग बाग पहले कलेक्ट करते थे, उसमें क्या होता था कि बीच में ये लोग खा लेते, मनसबदार रेवेन्यू खा लेते थे। जैसे उनसे बोला कि भाई तुम 2000 घोड़े रखो अपने पास, पर वो कहता था कि बस 1000 रख लिए, और बोला कि भाई हमारे पास 2000 पड़े हुए हैं, और इस बीच के जो पैसे थे उनके खर्च मरे वो सब खा लिए। बट इन्होंने क्या करा कि भाई इन लोगों ने बोला कि हम आपको ऑफिशियली सैलरी देंगे, आप जो भी रेवेन्यू इकट्ठा करो वो हमें दो। मतलब आप रेवेन्यू इकट्ठा करो हमें दो, आपको कुछ मैनेज नहीं करना, और हम आपको उसके बेसिस पे सैलरी दे देंगे। तो इंट्रोड्यूस द न्यू सिस्टम ऑफ imposing taxes directly on peasants and collecting them through salaried official in cash, thus enormously increasing the resource base of state। और
लैंड रेवेन्यू सिस्टम वो बेस्ड अपॉन डिटेल सर्वे, जो लैंड से जो रेवेन्यू लेते थे वो डिटेल सर्वे करके लेते थे कि भाई यहाँ की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, यहाँ से अपन ज़्यादा रेवेन्यू ले सकते हैं, यहाँ की प्रोडक्टिविटी कम है, यहाँ से अपन को कम रेवेन्यू लेना चाहिए। ठीक है, मिलिट्री फिस्कलिज्म लेके आ गए थे एक तरीके से। मिलिट्री फिस्कलिज्म की शुरुआत ही टीपू सुल्तान और हैदर अली ने करी। द रेवेन्यू सिस्टम ऑफ हैदर अली टीपू सुल्तान हैज बीन टर्म्ड मिलिट्री फिस्कल इन टैक्सेशन कलेक्टेड डायरेक्टली बाय स्टेट मशीनरी इन ऑर्डर टू बिल्ड अ मेंटेन अ लार्ज आर्मी। मतलब मिलिट्री फिस्कलिज्म मतलब क्या कि अगर आपको आर्मी मेंटेन करनी है तो हम डायरेक्टली आपको पैसा देंगे, जैसे आजकल इंडिया में चलता है कि डायरेक्ट गवर्नमेंट अलाउड करती है पैसा। ठीक है, और एस्टेब्लिश सेंट्रलाइज मिलिट्री हेजेमनी वर्सेस द इंटरमीडिएट। ठीक, मतलब जो एक मेन रूलर रहेगा और रूलर के कमांड के अंदर सब रहेंगे, तो मतलब लोग बाग ऐसे बीच बीच के अलग नहीं आ सकते। जैसे मुगल से हैदराबाद अलग हो गया, हैदराबाद से अपना कर्नाटक अलग हो गया, वैसा काम मैसूर में नहीं हो सकता, वो करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता। अब इनने एग्रीकल्चर को भी बहुत ज्यादा इंकरेजमेंट दिया, क्योंकि भाई इनने इरिगेशन फैसिलिटीज लाई। इरिगेशन फैसिलिटी लाई तो अपने आप प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, तो वो सब एग्रीकल्चर वाले काम में इन्हें काफी अच्छे करे। अब एंग्लो मसूर वॉर की हुई। अब क्या होता है कि भाई जब मैसूर धीरे धीरे जब बढ़ रहा था, तो भाई जो हैदर अली और टीपू सुल्तान के अंदर आया कि भाई धीरे धीरे अपना बढ़ते हैं, अपन भी अब टेरिटोरियल एक्सपेंशन करते हैं, सबके मन के अंदर रहता है। तो जो अभी इनकी टेरिटोरियल एक्सपेंशन की जो इनकी सोच थी, वो इनको इनके नेबर्स मराठास और हैदराबाद के जो लोग थे, उन लोगों के बीच में एक उन लोगों से एक तरफ दुश्मनी में लेके आ गई। ठीक, और साथ में एंग्लो फ्रेंच राइवलरी भी चल रही थी, ये लोग फ्रेंच के साइड थे, तो जो अपने आप ब्रिटिश लोग भी इन लोगों के अगेंस्ट हो गए। ठीक, और इन लोगों में क्या हुआ कि मालाबार जो कोस्ट था, मैसूर कंट्रोल ऑफ मालाबार कोस्ट, इसमें क्या हुआ बेसिकली कि जो अपने टीपू सुल्तान थे वो उन्होंने बैन कर दिया ब्रिटिश के ऊपर कि आप यहाँ से पेपर और कार्डामोम नहीं एक्सपोर्ट कर सकते, ना इंपोर्ट कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, ना कोई खरीदेगा। तो ब्रिटिश को एक तरीके से यहाँ से हटा ही दिया। और पर्सी और अब ये क्या हुआ कि धीरे धीरे ये मरा मद्रास और प्रेसिडेंट सेक्रेटेड बाय द इंग्लिश टू देयर पोजीशन इन मद्रास एंड कर्नाटक। अब ब्रिटिश अब धीरे धीरे जैसे ब्रिटिश अब मद्रास और कर्नाटक में आ चुके थे, तो अब ये टीपू की जो मिलिटरलाइज स्टेट थी वो भी एक तरीके से थ्रेट बनी हुई थी अपने ब्रिटिश के लिए। ठीक है, तब यहाँ पर एक तरीके से जैसे एंग्लो मैसूर वन जो पहली हुई उसमें ज्यादा कुछ खास जीत नहीं पाए। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले क्या हुआ कि फर्स्ट एंग्लो मशहूर वॉर हुई। इसमें क्या हुआ कि मराठा निजाम मतलब जो हैदराबाद के रूलर थे और ब्रिटिश ने मिलकर हमला करा हैदर अली पे, पर कोई ज्यादा खास रिजल्ट नहीं आया, दोनों लोग वापस चले गए, कोई ना जीता कोई ना हारा। फिर उसके बाद मराठा और निजाम ने हाथ जोड़ लिया इसके साथ मैसूर लोगों के साथ, मतलब मराठा और निजाम ने अपना पक्ष बदला और वो मैसूर के साथ आए और इन लोगों ने इंग्लिश को हरा दिया। फिर उसके बाद तीसरी एंग्लो मसूर वॉर में क्या हुआ कि मराठा निजाम और ब्रिटिश एक साथ दोबारा सब लोग साथ में आए और फिर से इन लोगों ने लड़ा किससे, मैसूर से, और इस बार इनने मैसूर को हरा दिया। और क्यों आए ये लोग साथ में, मतलब देखो, मतलब उस समय लोगों के बहुत एक ज्यादा टेम्पोररी अटेंशन से देते थे। जैसे सबसे पहली वॉर में तो साथ में लड़ा, फिर अलग लड़ा, ब्रिटिश के फिर साथ में लड़ा। तो मैं बताऊँ आगे क्यों, क्या मेन रीजन क्या था कि ये अलग अलग बीच में आए। और फिर उसके बाद क्या हुआ अपना कि ये वो लोग ने लड़ाई क्यों करी, मतलब मराठा और निजाम जब एक बार साथ हो चुके थे सेकंड एंग्लो मसूर वॉर में, तो इन्हें दोबारा लड़ाई इसलिए करी क्योंकि इन लोगों ने जो मसूर के जो टीपू सुल्तान थे उनने महाराजा ऑफ त्रवणकोर पे हमला करा था, अटैक करा था। और ये अलाए थे अच्छे खासे अपने मराठास और उनके अपने हैदराबाद लोगों के। तो उन लोगों को भाई लगा कि भाई ये तो गलत काम हो रहा है, ऐसे बढ़ जाएगा आगे, तो उसको खत्म करो। ठीक है, और जब फोर्थ एंग्लो मसूर हुई वो एकदम डिसिसिव थी। इसमें क्या हुआ कि जो श्रीरंगापट्टनम जो कैपिटल थी मैसूर की, उसमें हमला करा, उसको जीत लिया गया और उसको बचाते बचाते टीपू सुल्तान मारे गए। और मैसूर वॉज वंस अगेन प्लेस अंडर वोडेयर डायनेस्टी, और दोबारा उसको वोडेयर डायनेस्टी के अंदर डाल दिया गया और उसको फिर से सब्सिडरी अलायंस के अंदर डाल दिया। सब्सिडरी अलायंस मतलब ब्रिटिश आपकी रक्षा करेंगे, आपको रेवेन्यू का पार्ट है जो ब्रिटिश को देना पड़ेगा। ठीक है, ये होता सब्सिडरी अलायंस का पार्ट। और अब बात करते हैं चैप्टर समरी फीचर्स ऑफ मैसूर वॉर मिलिट्री रिफॉर्म रिसाला सिस्टम। सबसे पहले मैसूर एम्पायर का फीचर क्या था कि भाई उसमें रिसाला सिस्टम था। रिसाला सिस्टम मतलब कि आपको एक पर्टिकुलर फिक्स नंबर ऑफ आर्मी मेंटेन करनी पड़ेगी, फिक्स नंबर ऑफ के पास वीपन रहेंगे, हम आपको पैसे देंगे उसके लिए। ठीक है, हम आपको बजट अलॉट करेंगे। और जो रेवेन्यू था वो भी सेंट्रलाइज तरीके से कलेक्ट हो रहा था कि भाई हम आपको सैलरी देंगे, आप रेवेन्यू कलेक्ट करो। और जो हम और एग्रीकल्चर पे भी सपोर्ट करिए, एग्रीकल्चर पे भी काफी ज्यादा ध्यान दे रहे थे, इरिगेशन इरिगेशन प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे थे, और साथ में एग्रीकल्चर की लैंड की प्रोडक्टिविटी के हिसाब से रेवेन्यू डिसाइड होता था। तो ये बेस्ट थिंग थी। अब कॉजेस ऑफ एंग्लो मैसूर वॉर। अब एंग्लो मैसूर वॉर के चक्कर में क्या दिक्कत हुई, रैपिड टेरिटोरियल एक्सपांशन ऑफ मैसूर। क्या मतलब जो क्या था कि मैसूर चाह रहा था कि भाई मैं धीरे धीरे बस आगे बढ़ते जाऊँ, तो उसका एक्सपांशन, एंग्लो फ्रेंच राइवलरी और फ्रॉम मैसूर कंट्रोल ऑफ मलाबार कोस्ट एंड परसीड सिक्योरिटी थ्रेट बाय इंग्लिश। तो ये रहा खत्म।